लगभग 10 मीटर लंबा यह भारी भरकम आदमी अभी अभी इस छोटे से कस्बे में पहुंचा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे गुंडे पर पड़ी जो सड़क पर अपनी पत्नी को पीट रहा था। वह वहीं खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका विशाल शरीर और डरावनी कदकाठी देखकर ही गुंडा घबरा गया। आखिरकार वह सिर झुकाकर अपनी गलती मान लेता है। असल में इस भारी भरकम आदमी का नाम जैक था। जैक यहाँ यूं ही नहीं आया था, बल्कि अपने काम के सिलसिले में इस छोटे से कस्बे में पहुंचा था। यह देखकर जैक संतुष्ट होता है और वहां से सीधे एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट में पहुंचकर जैक एक कप ब्लैक कॉफी और पीच पाई का ऑर्डर करता है। उसे लगता है कि अब वह आराम से बैठकर अपना नाश्ता कर सकेगा, लेकिन इससे पहले कि वह पीच पाई का पहला निवाला मुंह तक ले जाता, बाहर अचानक एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हैं और उनके हाथों में बंदूकें होती हैं। साफ लग रहा था कि इस छोटे से कस्बे में कोई बड़ी घटना हुई है। जैक पहले रेस्टोरेंट में बैठे एक बुजुर्ग दंपति को देखता है, फिर काउंटर के पास खड़े 2 बच्चों की तरफ नजर डालता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि पुलिस किसी और को नहीं बल्कि उसी को पकड़ने आई है। जैक बिना कोई हंगामा किए अपनी जेब से एक नोट निकालकर बिल चुकाता है। इसके बाद वह अपने दोनों हाथ मेज पर रख देता है और चुपचाप पुलिस के आने का इंतजार करने लगता है। पुलिस वाले बंदूक ताने हुए बेहद सावधानी से जैक की तरफ बढ़ते हैं। उसके बैल जैसे मजबूत शरीर को देखकर वे जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहते थे। जैक को अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर पुलिस उसे क्यों पकड़ रही है। फिर भी उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया और शांति से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। कुछ ही देर बाद पुलिस उसे कस्बे के थाने ले जाती है। वहां पहुंचकर जैक अभी भी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर उसके खिलाफ मामला क्या है। तभी महिला पुलिस अधिकारी रोज उसे पास बुलाती है और कहती है कि चुपचाप अपनी जानकारी दर्ज करवाओ, वरना उसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जैक के साथ तलाशी शुरू होती है, लेकिन तलाशी लेने के बाद उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे वह कोई अपराधी लगे। उसके पास सिर्फ एक पासपोर्ट, थोड़े से पैसे और फ्रांस का द्वितीय विश्व युद्ध का एक मेडल मिलता है। बूढ़ा पुलिस वाला जैक को लॉकअप में डालने ही वाला होता है। तभी वहां एक सूट बूट पहना हुआ जासूस पहुंचता है। वह आगे बढ़कर बताता है कि जैक से पूछताछ अब वह खुद करेगा। इस मामले की जिम्मेदारी संभाल रहे इंस्पेक्टर ने तुरंत जैक को मीटिंग रूम में बुला लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि पिछली रात हाईवे के फ्लाईओवर के पास एक हत्या हुई थी। मृतक के सिर के पीछे से बेहद करीब से 9 mm की 2 गोलियां मारी गई थीं। हत्यारे ने मौके से गोलियों के खोखे तक उठा लिए थे। इतना ही नहीं, उसने मृतक के शरीर के साथ भी बुरी तरह मारपीट की थी। इसके बाद पुराने गते से लाश को ढककर वह वहां से चला गया। आज सुबह कुछ लोगों ने जैक को उसी जगह के आसपास देखा था जहां लाश मिली थी। ऊपर से उसका इस छोटे से कस्बे में अचानक आना और उसकी पहचान का संदिग्ध होना भी पुलिस के लिए सवाल खड़ा कर रहा था। इसी वजह से जैक पुलिस का सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया था। अब जैक को समझ आ गया कि आखिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। पूरी घटना सुनने के बाद जैक तुरंत कहता है कि इस हत्या में 3 लोग शामिल थे। जैक आगे समझाता है कि दूसरा हत्यारा मानसिक रूप से अस्थिर और बेहद सनकी था, क्योंकि सिर्फ ऐसा इंसान ही किसी मृत शरीर के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन वह इतना समझदार नहीं था कि लाश को ढकने के बारे में सोच सके। वहीं तीसरा आदमी बेहद डरपोक था। उसने घबराकर पास पड़ा पुराना गत्ता उठाया और लाश को ढक दिया ताकि उसे मानसिक तौर पर थोड़ा सुकून मिल सके और उसे उम्मीद रहे कि लाश किसी की नजर में नहीं आएगी। जैक का पूरा विश्लेषण सुनने के बाद भी उसकी बातों में कोई कमी नहीं मिलती, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। आखिर जैक लाश फेंकने वाली जगह के पास मौजूद क्यों था? इस पर जैक बताता है कि जिस बस से वह आया था वह इस कस्बे में रुकने वाली नहीं थी, इसलिए उसने पहले ही बस से उतरकर बाकी रास्ता पैदल तय किया और कस्बे तक पहुंचा। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा कि आखिर वह इस कस्बे में आया ही क्यों था। जैक बताता है कि वह यहाँ सिर्फ एक मशहूर ब्लूज सिंगर के बारे में जानकारी लेने आया था, जिसकी कुछ समय पहले इसी जगह मौत हुई थी। लेकिन इंस्पेक्टर को उसकी यह कहानी बिल्कुल भी सच नहीं लगी। वह गुस्से में कहता है, तुम्हारे पास न मोबाइल है न कोई सामान, जेब में सिर्फ $200 और फ्रांस का एक मेडल है, और तुम 800 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक मर चुके सिंगर के बारे में जानकारी लेने के लिए करके यहाँ पहुँच गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा? तभी इंस्पेक्टर आगे बताता है कि पुलिस को मृतक के जूते के अंदर से कुछ और भी मिला है। पुलिस को एक फोन नंबर मिला था और उसके ऊपर 2 शब्द भी लिखे हुए थे। हो सकता है कि यह फोन नंबर तुम्हारा ही हो। जब तक पुलिस उस नंबर के असली मालिक की पुष्टि नहीं कर लेती, तब तक जैक को हिरासत में ही रखा गया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें इंटरनेट पर जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था। जांच करने पर बस इतना पता चला कि उसके माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है और उसका एक बड़ा भाई है जो सेना से रिटायर हो चुका है। महिला पुलिस अधिकारी रोज इस रहस्यमयी भारी भरकम आदमी में काफी दिलचस्पी लेने लगी। इसीलिए वह उसके लिए 1 कप कॉफी लेकर आई और उसे दिलासा देते हुए कहा कि चिंता मत करो, अगर यह काम तुमने नहीं किया है तो जल्द ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा।
तभी इंस्पेक्टर बाहर आता है और बताता है कि फोन नंबर से एक सुराग मिला है। पता चलता है कि यह नंबर पॉल नाम के एक बैंक कर्मचारी के नाम पर था और उसके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। शुरुआत में पॉल काफी शांत नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर खड़ी एक काली कार देखी, उसका चेहरा अचानक डर से बदल गया और उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। पॉल के इस अचानक बदले व्यवहार को देखकर इंस्पेक्टर को शक हुआ, क्योंकि पॉल न तो मृतक का नाम बता पा रहा था और न ही लाश मिलने वाली जगह के बारे में कुछ बता पा रहा था। वह बस बार बार यही कह रहा था कि हत्या उसी ने की है। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि शायद किसी ने पॉल को बलि का बकरा बनाकर सामने कर दिया है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए इंस्पेक्टर ने झूठ बोलते हुए कहा कि मृतक की मौत 2 नली वाली बंदूक से हुई थी। पॉल के जवाब ने इंस्पेक्टर के शक को और पक्का कर दिया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस को पॉल को वापस थाने ले जाना पड़ा। जैक को लगा कि अब वह इस मामले से पूरी तरह बाहर हो चुका है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, इंस्पेक्टर ने उसे फिर से रोक लिया। जैक परेशान होकर कहता है, आखिर आप मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? दरअसल इंस्पेक्टर को शक था कि जैक ने पॉल को धमकाया है और इसी वजह से पॉल ने हत्या का पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन जैक इंस्पेक्टर को एक जरूरी बात बताता है। वह कहता है कि तुम्हें ऑफिसर स्टीवेंसन की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जब पॉल ने उसे देखा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ पल के लिए नजरें मिलाई थीं। जैक की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब एक नए शक में पड़ जाता है। जैक को लगा था कि उसकी बातों से इंस्पेक्टर को यकीन हो जाएगा, लेकिन घमंडी इंस्पेक्टर अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जैक और ऑफिसर स्टीवेंसन आमने सामने बैठकर बात करें। स्टीवेंसन ने बताया कि वह पॉल की पत्नी का रिश्तेदार है। पिछली रात उनके परिवार की एक बैठक हुई थी, जिसमें पॉल भी शामिल हुआ था। रात करीब 2 बजे तक कार्यक्रम चला और उसके बाद स्टीवेंसन अपनी गाड़ी से पॉल और उसकी पत्नी को उनके घर छोड़कर आया था। ऐसे में यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि पॉल का फोन नंबर मृतक के जूते के अंदर कैसे पहुंचा और उसने आखिर हत्या का अपराध क्यों कबूल किया। हालांकि एक बात साफ थी कि पॉल जरूर कुछ ऐसा जानता था जिसे वह पुलिस से छिपा रहा था। इंस्पेक्टर को लगा कि शायद पॉल को कुछ समय जेल में रखने से वह आखिरकार सच बता देगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामले को सुलझाने में मदद करने वाला जैक भी उसी के साथ जेल भेज दिया जाएगा। वजह यह थी कि पुलिस के सामने जैक अभी भी पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ था। जेल पहुंचते ही दोनों को वहां के कैदियों की परेशानी का सामना करना पड़ा। जैक के विशाल शरीर को देखकर कैदियों ने भी आखिरकार पीछे हटना ही बेहतर समझा, लेकिन असली परेशानी तो अभी शुरू हुई थी। जैक का शरीर इतना बड़ा था कि जेल की छोटी सी खाट भी उसके लिए काफी नहीं थी। दूसरी तरफ शांत स्वभाव वाला पॉल काफी मुश्किल में पड़ गया। जेल में उसके जैसे कमजोर और मासूम दिखने वाले आदमी को कुछ कैदी आसानी से निशाना बना सकते थे। जैक ने उसे सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही एक बड़ा दाढ़ी वाला कैदी पॉल के पास आ गया। उसने पहले पॉल से अपने जूते उतार कर देने को कहा और फिर उसकी महंगी सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक भी मांग ली। पॉल डर के कारण उसकी बातें मानता रहा। इसके बाद वह कैदी पॉल को परेशान करने की कोशिश करने लगा। तभी जैक ने यह सब देख लिया। वह तुरंत आगे आया और पॉल को बचाने के लिए उस कैदी को रोक दिया। जैक की ताकत के सामने वह कैदी ज्यादा देर टिक नहीं सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद जैक ने उसकी ऐनक वापस ली और उसे वहां से बाहर ले जाने दिया। इस घटना के बाद जेल में सबको समझ आ गया कि जैक के साथ पंगा लेना आसान नहीं था। इसके बाद यह भारी भरकम जैक जेल में पॉल का सबसे बड़ा सहारा बन गया। इसी भरोसे में पॉल ने जैक को कुछ सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह बैंक में मुद्रा प्रबंधन का काम करता है। कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती एक बड़े वित्तीय घोटाले में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, उसे हत्या का इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए भी मजबूर किया जा रहा था। अगर वह उनकी बात नहीं मानता तो वे उसके परिवार के सामने उसे दीवार से बांधकर मार डालने और फिर उसके परिवार को भी खत्म करने की धमकी दे रहे थे। तभी जैक की नजर कुछ कैदियों पर पड़ती है जो लगातार उसी को घूर रहे थे। जैक तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह ऐसे दिखाता है जैसे उसे बाथरूम जाना हो और सीधे जेल के बाथरूम की तरफ चला जाता है। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही देर में कई ताकतवर कैदी उसके पीछे वहां पहुंच जाते हैं। जैक इस बार बिल्कुल पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे पता था कि इस जेल में जहां ताकतवर ही अपनी जगह बना पाता है, वहां अपनी सुरक्षा के लिए उसे खुद ही खड़ा होना होगा। कई कैदी मिलकर जैक को घेर लेते हैं, लेकिन वह जरा भी कमजोर नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में वह सभी को वहां से हटने पर मजबूर कर देता है। शोर सुनकर जेल के सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचते हैं और सामने का नजारा देखकर वे भी हैरान रह जाते हैं। एक अधिकारी तुरंत जैक और पॉल को वहां से बाहर ले जाता है। दरअसल दोनों को ऊपर वाली सामान्य जेल में रखा जाना था, लेकिन ऐसा लगता था कि पिछले दिन तलाशी लेने वाले किसी जेल कर्मी को किसी ने रिश्वत दी थी। इसी वजह से जैक और पॉल को गलती से उन कैदियों के साथ बंद कर दिया गया था जिन्हें सबसे खतरनाक माना जाता था। आखिरकार जैक राहत की सांस लेते हुए बिस्तर पर लेट जाता है।
अब उसे लगता है कि कम से कम कुछ समय के लिए वह चैन से रह सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ पॉल अभी भी डरा हुआ था। आखिर जैक हमेशा उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। उसे डर था कि जेल से बाहर निकलने के बाद भी वे लोग उसका पीछा कर सकते हैं और बदला ले सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस थाने में रोज आखिरकार जैक के बारे में कुछ अहम जानकारी हासिल कर लेती है। रिकॉर्ड के मुताबिक जैक ने वेस्ट पॉइंट सैन्य अकादमी से पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने मरीन कॉर्प्स में सेवा की और कई सम्मान भी हासिल किए थे। सेना से रिटायर होने के बाद वह सैन्य पुलिस में शामिल हो गया था। अपने करियर के दौरान उसने करीब 150 मामलों को सुलझाया था और 20 से ज्यादा फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस को समझ आ गया था कि जिस आदमी को वे इतने समय से संदिग्ध समझ रहे थे वह कोई साधारण इंसान नहीं था। कुछ ही समय बाद जैक और पॉल को जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी वजह थी कि रोज को आखिरकार जैक के पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी अहम जानकारी मिल गई थी। जांच में जैक के पास उस समय वहां मौजूद न होने का पक्का सबूत मिल गया था। साथ ही पुलिस को यह भी यकीन हो गया था कि पॉल किसी और के लिए हत्या का इल्जाम अपने सिर पर ले रहा था। इसलिए उसे जेल में रखने से बेहतर था कि उसे बाहर रखा जाए ताकि उसके जरिए पुलिस को आगे के सुराग मिल सकें। जैक से हुई परेशानी के लिए माफी मांगने के तौर पर महिला पुलिस अधिकारी रोज ने उसे डिनर पर चलने का न्योता दिया। इसी वजह से जैक एक नाई की दुकान पर पहुंचा ताकि अच्छे से बाल कटवाकर और तैयार होकर जा सके। लेकिन तभी बाहर अचानक एक काली पिकअप गाड़ी आकर रुकती है। जैक तुरंत समझ जाता है कि सामने वाले फिर उसी के पीछे आए हैं। वह बिना समय गंवाए बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन सामने खड़ा यह नौजवान कोई साधारण लड़का नहीं था। वह इलाके की सबसे बड़ी कंपनी क्लेनर ग्रुप के मालिक का बेटा था। उसे जैक के बारे में काफी कुछ पता था। यहाँ तक कि उसे जैक पर पहले लगाए गए एक गंभीर आरोप की जानकारी भी थी। साफ था कि उसने जैक के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल की थी। वह नौजवान जैक को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि जैक ने शुरुआत में उसकी धमकी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद वह सीधे पुलिस थाने पहुंचकर रोज से मिलने जाता है। लेकिन रोज उसे बताती है कि आज का डिनर रद्द करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस को अभी अभी एक और लाश मिली है। ये लाश पिछली हत्या वाली जगह से 40 मीटर से भी कम दूरी पर मिली थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस मृतक को भी उसी तरह की गोलियों से मारा गया था जिनका इस्तेमाल पिछली हत्या में हुआ था। तभी गुस्से में इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है। वह जैक से कहता है कि उसके इस कस्बे में आने के बाद कुछ ही दिनों में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। ये महज संयोग नहीं हो सकता। जैक अब इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहता था और वहां से जाने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है। जैक अंदर से बेहद परेशान था। फिर भी इंस्पेक्टर के दबाव में उसे उसके साथ शव गृह जाना पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचकर जैक जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने पड़ी यह दूसरी लाश उसी की थी। सामने पड़ी दूसरी लाश जैक के सगे बड़े भाई जो की थी। अपने भाई की लाश देखकर जैक दुख और गुस्से से भर जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई इस छोटे से कस्बे में क्यों आया था और आखिर उसकी हत्या क्यों की गई। जैक चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन इंस्पेक्टर यह मानने को तैयार नहीं था कि दोनों भाई एक ही समय पर इस कस्बे में मौजूद थे और इसका हत्या से कोई संबंध नहीं था। इस बात से जैक का गुस्सा भी बढ़ जाता है। हालांकि रोज उसे समझाती है तो जैक किसी तरह खुद को शांत करता है। लेकिन अब एक बात तय थी, जैक अपने भाई की मौत का सच जरूर पता लगाएगा और दोषियों को सजा दिलाकर रहेगा। जैक इसी दुख और गुस्से में था कि उसी रात कुछ बदमाशों की नजर उस पर पड़ जाती है। जैक उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहता था लेकिन तभी उनमें से एक नशे में धुत बदमाश अचानक शराब की बोतल से उस पर हमला कर देता है। उन बदमाशों को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। जैक ने उनके साथ ज्यादा मारपीट नहीं की और वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन बदमाशों का असली मकसद सिर्फ उसे कुछ देर के लिए रोकर रखना था, क्योंकि उसी समय दूसरी तरफ 4 लोग सफेद कपड़े पहनकर चुपके से पुलिस प्रमुख के घर में घुस गए थे। अगली सुबह जब लोगों को घटना का पता चला तो पुलिस प्रमुख की पत्नी घर में गंभीर हालत में मिली और पुलिस प्रमुख की भी हत्या कर दी गई थी। जांच से पता चला कि हमलावरों ने घटना को बेहद क्रूर तरीके से अंजाम दिया था। यह देखकर जैक को तुरंत पॉल की कही हुई बात याद आती है। जेल में पॉल ने उसे बताया था कि अगर घटनास्थल के सुरागों को ध्यान से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि उसके भाई और पुलिस प्रमुख की हत्या के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वे लोग पुलिस प्रमुख को क्यों मारना चाहते थे। जैक का मानना था कि उनका मकसद पुलिस प्रमुख की जगह अपने किसी आदमी को बैठाना था ताकि वे पूरे कस्बे में अपनी मनमानी कर सकें। जैक को शक होने लगा कि पुलिस विभाग के अंदर भी उनका कोई आदमी हो सकता है। इसी वजह से उसे इंस्पेक्टर पर भी शक होने लगा क्योंकि पुलिस प्रमुख के मरने के बाद अगला अधिकारी वही बन सकता था। तभी रोज को खबर मिलती है कि शहर के मेयर ने उसे अस्थायी पुलिस प्रमुख नियुक्त कर दिया है।
जैक यह सुनकर और भी हैरान हो जाता है। आखिर एक मेयर खुद इस छोटे से कस्बे की पुलिस व्यवस्था क्यों संभाल रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेयर भी इस पूरे खेल में शामिल हो? ज्यादा से ज्यादा सुराग जुटाने के लिए जैक और रोज पॉल के घर पहुंचते हैं। वहाँ उसकी पत्नी बताती है कि पॉल पूरी रात घर नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैक को तुरंत शक होता है कि शायद पॉल को भी सच छिपाने के लिए रास्ते से हटा दिया गया है। जैक तुरंत इंस्पेक्टर से पॉल के परिवार को सुरक्षा देने की मांग करता है। इसके बाद वह दोबारा पॉल के घर जाता है और उसकी पत्नी से कहता है कि वह जल्दी से जरूरी सामान पैक करे और बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह चली जाए। लेकिन जैसे ही जैक बाहर थोड़ी देर के लिए जाता है, उसकी नजर सामने खड़ी एक काली कार पर पड़ती है। कुछ ही पल बाद वह कार वहाँ से चली जाती है। जैक को तुरंत खतरे का एहसास हो जाता है। वह दौड़कर घर के अंदर आता है और पॉल की पत्नी से कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाले होते हैं, तभी एक सूट पहना हुआ अश्वेत आदमी अचानक अंदर आ जाता है। वह अपना पहचान पत्र निकाल कर दिखाता है। जैक सावधानी से उसे देखता है और पहचान लेता है कि वह इंस्पेक्टर की तरफ से भेजा गया पिकार्ड है। इसके बाद जैक को भरोसा हो जाता है और वह पॉल की पत्नी और बच्चों को उसके साथ गाड़ी में सुरक्षित भेज देता है। अब जैक को एक और बेहद अहम आदमी से मिलना था। ये वही जेल कर्मी स्पाइवी था जिसने जैक और पॉल के जेल जाने के समय उन्हें परेशान किया था। असल में दोनों को सामान्य कैदियों वाली जेल में रखा जाना था, लेकिन स्पाइवी ने उन्हें जानबूझकर खतरनाक कैदियों के साथ बंद कर दिया था। इसके बाद कई कैदियों ने जैक पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर जैक अपनी ताकत से उनका सामना नहीं कर पाता तो शायद उस दिन दोनों के लिए बचना मुश्किल हो जाता। जैक को पूरा यकीन था कि स्पाइवी को किसी ने रिश्वत दी थी और उसे इस पूरे मामले के पीछे छिपे लोगों के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा। कुछ ही देर में जैक उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जैक को सामने देखकर भी स्पाइवी जरा नहीं घबराता। असल में उसे पहले से अंदाजा था कि जैक एक दिन उसके पास जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले ही अपने बचाव की तैयारी कर रखी थी। तभी उसका एक साथी पिस्तौल निकाल कर जैक को पीछे हटने पर मजबूर करता है और उसे एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस मुसीबत को अपने सामने खड़ा कर लिया है। उन्होंने एक रिटायर्ड सैनिक की ताकत को बहुत कम समझ लिया था। जैक ने एक आदमी को काबू में करने के बाद दूसरे आदमी को देखा। तभी उसने एक बड़ी सैन्य चाकू निकालकर उसे घुमाना शुरू कर दिया। जैक की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने भी अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। दोनों आमने सामने आ गए और मुकाबला शुरू हो गया। जैक को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि सामने वाला लड़का भी लड़ना जानता था। उसके लड़ने के तरीके से लग रहा था कि वह कोई प्रशिक्षित भाड़े का सैनिक है, लेकिन जैक के सामने उसकी सारी ताकत बेकार साबित हुई। थोड़ी ही देर में जैक ने उसे भी जमीन पर गिरा दिया। तभी जैक को वहाँ पुलिस के आने की आवाज सुनाई दी। वह नहीं चाहता था कि पुलिस को इस मामले में उसकी मौजूदगी के बारे में पता चले, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकल गया। वापस लौटते समय जैक सोचने लगा कि अगर स्पाइवी दक्षिण अमेरिका के प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों को हत्यारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी ताकत है जो इतना पैसा खर्च कर सकती है। इसके बाद जैक ने रोज को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा ताकि दोनों कुछ देर बैठकर हाल के सुरागों को जोड़ सकें। लेकिन जब दोनों वापस घर जाने वाले थे तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरी में रोज को जैक के साथ एक होटल में रुकना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला रोज की जान बचाने वाला था। अगले दिन जब रोज अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा तोड़कर कोई अंदर घुसा था। लिविंग रूम के कालीन पर बड़े बड़े गंदे जूतों के निशान पड़े थे और दरवाजे के पीछे धमकी भरा संदेश भी लिखा हुआ था। साफ था कि अब वे लोग रोज को भी निशाना बनाने वाले थे। लेकिन रोज डरने के बजाय गुस्से से भर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन बदमाशों ने उसके अपने घर तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की। रोज के इस तेवर को देखकर जैक भी हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि दिखने में शांत रहने वाली यह महिला पुलिस अधिकारी इतनी हिम्मत वाली होगी। फिर भी रोज ने जैक की सलाह मान ली और अपना घर छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उसने एक अलमारी से लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसके अंदर परिवार से मिली एक पुरानी पिस्तौल रखी थी। रोज ने जैक से कहा कि इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना, लेकिन दोनों घर से बाहर निकलते ही जैक ने पास पड़े लकड़ी के एक टुकड़े पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों साथ में पुलिस थाने पहुंचे और इसी समय मृतक के शव की जांच की रिपोर्ट भी सामने आने वाली थी। आखिरकार शव की जांच रिपोर्ट भी सामने आ जाती है। पता चलता है कि जैक के भाई जो के साथ मारा गया दूसरा आदमी एक माल ढुलाई कंपनी का ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम डोबलिन था। मरने से पहले वह एक मुकदमे में भी शामिल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका केस एक बेहद महंगे और नामी वकीलों के दफ्तर ने लड़ा था।
डोबलिन जैसे ट्रक ड्राइवर के लिए इतनी महंगी कानूनी फर्म का खर्च उठाना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से जैक, रोज और इंस्पेक्टर ने उस वकीलों के दफ्तर की जांच करने का फैसला किया। लेकिन तभी रोज को एक विशेष जांच एजेंसी से फोन आता है। फोन करने वाली अधिकारी का नाम मॉली था। वह घबराई हुई जैक के भाई जो के बारे में पूछती है। तभी सबको पता चलता है कि जो खुद उसी विशेष जांच एजेंसी में जांच प्रमुख के पद पर था। लेकिन जैसे ही जैक उसे बताता है कि उसके भाई जो की हत्या हो चुकी है, मॉली पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि जो सिर्फ उसका साथी ही नहीं बल्कि उसका प्रेमी भी था। आगे की बातचीत से पता चलता है कि जो इस कस्बे में एक नकली प्राचीन वस्तुएं बनाने वाले अपराधी गिरोह की गुप्त जांच करने आया था। लेकिन मामला बेहद गोपनीय था, इसलिए मॉली को भी इस मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब साफ लगने लगा था कि जो की हत्या का संबंध उसी अपराधी गिरोह से हो सकता है। जैक के अनुरोध पर मॉली उन्हें उस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। अब जांच की दिशा साफ हो चुकी थी और उन्हें बस एक मजबूत सुराग की जरूरत थी, इसलिए तीनों ने अलग अलग जाकर जांच करने का फैसला किया। जैक उस कानूनी फर्म में जाकर मारे गए ट्रक ड्राइवर डॉबलिन के मामले की जांच करने वाला था। वहीं इंस्पेक्टर ने जेल कर्मी स्पाइवी का पता हासिल कर लिया था और उसने खुद जाकर उस भ्रष्ट जेल कर्मी से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि उसे स्पाइवी का मोबाइल फोन मिल गया। फोन की हाल की कॉल हिस्ट्री देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि ज्यादातर कॉल इलाके की सबसे बड़ी कंपनी क्लेनर इंडस्ट्रीज से आई थी। इंस्पेक्टर अभी इस बात को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक और परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल जब उसने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया था, तब पड़ोसी ने उसे देख लिया था। पड़ोसी को लगा कि कोई घर में चोरी करने घुसा है, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस ने इंस्पेक्टर को ही पकड़ लिया। हालांकि पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे जल्द ही छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर की मेहनत बेकार नहीं गई थी। कम से कम उसे इतना जरूर पता चल गया था कि जेल कर्मी स्पाइवी और क्लेनर इंडस्ट्रीज के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। इससे साफ था कि क्लेनर इंडस्ट्रीज के पीछे जरूर कोई बड़ा खेल चल रहा था। दूसरी तरफ जैक भी उसी महंगी कानूनी फर्म में पहुंचता है। वह सीधे उनसे कहता है कि उसे डॉबलिन की पूरी फाइल की एक कॉपी चाहिए। लेकिन वहां मौजूद लोग जैक की बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और उसे तुरंत ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहते हैं। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे नहीं मानते तो आखिरकार उसे सख्ती दिखानी पड़ती है। इसके बाद जैक और इंस्पेक्टर आपस में अपने अपने सुराग साझा करते हैं। जैक को फाइल से पता चला कि मारे गए ट्रक ड्राइवर डोबलिन की कंपनी साउदर्न फ्रेट और इलाके की बड़ी कंपनी क्लेनर इंडस्ट्रीज के बीच व्यापारिक साझेदारी थी। जब डोबलिन किसी कानूनी मामले में फंसा था, तब क्लेनर इंडस्ट्रीज ने ही उसके वकील की फीस भरी थी। अब तक मिले लगभग सभी सुराग क्लेनर इंडस्ट्रीज की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले के पीछे छिपी ताकत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसलिए तीनों ने तुरंत क्लेनर इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही जैक अंदर पहुंचता है, उसकी नजर एक बेहद अहम चीज पर पड़ती है। इसके बाद तीनों मालिक के ऑफिस में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर क्लेनर इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन कंपनी का मालिक पहले से ही जवाब तैयार करके बैठा था। वह कहता है कि उनकी कंपनी ने डॉबलिन की कानूनी मदद सिर्फ इसलिए की थी ताकि उनका ट्रक ड्राइवर जल्द से जल्द काम पर वापस लौट सके। जहां तक जेल कर्मी स्पाइवी की कॉल हिस्ट्री का सवाल है, तो कंपनी के कई विभाग एक ही फोन नंबर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि स्पाइवी कंपनी के किसी कर्मचारी को जानता हो और बस उसके साथ बैठकर शराब पीने के लिए फोन किया हो। इसके बाद कंपनी का मालिक इंस्पेक्टर को चेतावनी देता है कि उन्हें क्लेनर इंडस्ट्रीज की जांच बंद कर देनी चाहिए, लेकिन उसकी धमकी भरी आवाज ने इंस्पेक्टर को और भड़का दिया। इंस्पेक्टर भी उसे साफ शब्दों में जवाब देता है कि अब जांच किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। उसकी बातों से साफ था कि उसने क्लेनर इंडस्ट्रीज के खिलाफ खुली चुनौती दे दी थी। अब आगे की जांच और भी खतरनाक होने वाली थी। इसी बीच जैक एक बार में पहुंचता है ताकि वहां से कुछ जरूरी जानकारी हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात शुरू करता है, एक ताकतवर मुक्केबाज अचानक उस पर हमला कर देता है। जैक किसी तरह खुद को संभालता है और उस आदमी के पीछे भागता है, क्योंकि उसे शक था कि स्पाइवी को पैसे देने वाला असली आदमी शायद यही हो सकता है और संभव है कि वही उसके भाई की हत्या के पीछे छिपा मुख्य साजिशकर्ता भी हो। लेकिन जैसे ही जैक अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसका पीछा करने वाला होता है, तभी उसे पीछे के शीशे में एक कार दिखाई देती है जो उसका पीछा कर रही थी। जैक बिना घबराए गाड़ी से उतरता है और वापस बार की रसोई में जाता है। वहां से वह रबर के दस्ताने उठाता है और फिर बिल्कुल सामान्य तरीके से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है।
उसे समझ आ चुका था कि अब पीछा करने वाले लोग उसी को निशाना बनाने आए हैं। जैक पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकता है और तुरंत नीचे उतरकर पास की झाड़ियों में छिप जाता है। कुछ ही देर में पीछा करने वालों की गाड़ी भी वहां पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि जैक अभी भी अपनी गाड़ी के अंदर है, इसीलिए उनका पूरा ध्यान आगे की तरफ रहता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब शिकारी खुद जैक के जाल में फंस चुके हैं। जैक दोनों हमलावरों को काबू में कर लेता है। इसके बाद वह जमीन पर पड़े खोखे उठाता है और रबर के दस्ताने पहनकर वहां मौजूद सामान की जांच करता है। उसे वहां काफी बड़ी रकम मिलती है जिसे वह अपने पास रख लेता है। तभी उसकी नजर उन लोगों की गाड़ी की डिक्की पर पड़ती है। जैक जैसे ही वहां पहुंचता है, उसे डिक्की के अंदर एक बेहद अहम चीज दिखाई देती है। वहां उसे लंबे समय से तलाश किए जा रहे जेलकर्मी स्पाइवी का शव मिलता है। जैक समझ जाता है कि अब मामले की एक और कड़ी उसके हाथ लग चुकी है। वह शव को डिक्की में रखने की कोशिश करता है, लेकिन जगह कम होने के कारण वहां ज्यादा सामान रखना मुश्किल था। जैक किसी तरह शवों को व्यवस्थित करके डिक्की बंद कर देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एक बड़े घर में जांच के लिए पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात पॉल की बैंक वाली वरिष्ठ अधिकारी से होती है। महिला बताती है कि पॉल ने करीब 1 साल पहले ही बैंक की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन पॉल ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर को मामला और भी संदिग्ध लगता है। वह तुरंत फोन करके जैक को यह जानकारी देता है। इसके बाद जैक गाड़ी लेकर इंस्पेक्टर से मिलने पहुंचता है, क्योंकि अब पॉल की पुरानी नौकरी और उसके गायब होने के पीछे की सच्चाई भी इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी बन चुकी थी। पुलिस को खबर मिलती है कि शहर से बाहर एक जली हुई SUV लावारिस हालत में पड़ी है। गाड़ी की नंबर प्लेट गायब थी और किसी ने झाड़ियों से उसे ढक भी दिया था। अगर बारिश का पानी झाड़ियों को हटा नहीं देता तो शायद यह गाड़ी लंबे समय तक किसी की नजर में नहीं आती। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि हो सकता है यह वही गाड़ी हो जिसका इस्तेमाल जैक के भाई जो ने हत्या से पहले किया था। इसलिए उसने जैक को भी वहां बुलाकर गाड़ी की पहचान करने को कहा। तभी अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार में उनकी तरफ आती दिखाई दी। दोनों तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गाड़ी रोज चला रही है तो दोनों ने राहत की सांस ली। सामने खड़ी गाड़ी इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। यहाँ तक कि उसका वाहन पहचान नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जैक के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह वाहन पहचान नंबर वाली जगह पर थोड़ा टमाटर सॉस लगाता है और उसके ऊपर थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़क देता है। इसके बाद वह उसे रगड़कर साफ करने लगता है। कुछ ही देर में धातु की सतह साफ होने लगती है और वाहन पहचान नंबर दिखाई देने लगता है। अब गाड़ी की पूरी जानकारी निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। जेलकर्मी स्पाइवी को भी रास्ते से हटा दिया गया था और लापता पॉल के साथ भी कुछ बुरा होने की आशंका थी। साफ था कि पर्दे के पीछे मौजूद लोग एक एक करके सारे सुराग मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रोज जैक से एक निजी सवाल पूछती है। दरअसल यहाँ आने से पहले रोज की मुलाकात क्लेनर इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे केजे से हुई थी। केजे रोज को पसंद करता था, लेकिन रोज ने उसे कई बार मना कर दिया था। उसे डर था कि कहीं रोज जैक के करीब न चली जाए, इसलिए उसने रोज को जैक के पुराने अतीत के बारे में कुछ बातें बता दी थीं। रोज के सवालों के सामने जैक ने सच छिपाने की कोशिश नहीं की। वह बताता है कि उस समय वह बगदाद में सेना में तैनात था। एक दिन उसे एक ऐसे सैनिक को ढूंढने का आदेश मिला जो अपनी ड्यूटी छोड़कर गायब हो गया था। उसी इलाके में जैक की मुलाकात कुछ स्थानीय बच्चों से हुई। जब भी वे बच्चे जैक को देखते, खुशी से उसका अभिवादन करते थे, लेकिन एक रात वे बच्चे अपने घर वापस नहीं लौटे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित जैक ने आसपास के इलाके में उनकी तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसे पता चला कि कुछ स्थानीय लोगों ने उन बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया था। जैक ने बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद उसने उन लोगों को खुद को पुलिस के हवाले करने का मौका देना चाहा, लेकिन लोगों ने उसी रात जैक को मारने की कोशिश की। हालांकि जैक को समय रहते इसका पता चल गया और उसने अपनी जान बचाते हुए उन हमलावरों को रोक दिया। जैक की पूरी बात सुनने के बाद रोज के मन में मौजूद गलतफहमी भी दूर हो गई। उसे समझ आ गया कि उस समय जैक ने जो किया वह गलत नहीं था। अब दोनों के सामने एक और जरूरी काम था। उन्हें एयरपोर्ट जाकर गाड़ी की डिक्की में रखे शवों को वहां से हटाना था। दूसरी तरफ एक आदमी एयरपोर्ट की सुरक्षा चौकी की छत पर पहुंचता है और निगरानी कैमरों से जुड़ी तारों को खराब कर देता है। कैमरों की स्क्रीन बंद होते ही सुरक्षा कर्मी को लगता है कि शायद बिजली में खराबी आ गई है। वह जांच करने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वह चौकी से दूर जाता है, वह आदमी वापस आकर गेट का अवरोधक उठा देता है और उसका साथी शवों से भरी गाड़ी को एयरपोर्ट के गैराज के अंदर ले जाता है। गाड़ी खड़ी करने के बाद उसका साथी कपड़े से गाड़ी पर लगे उंगलियों के निशान साफ कर देता है।
सुरक्षा कर्मी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि गैराज के अंदर 3 शव छोड़ दिए गए हैं। ये काम पूरा करने के बाद दोनों एक होटल में कमरा लेते हैं। जैक कमरे में पहुंचते ही सुरक्षा के लिए कई सावधानियां बरतता है। वह कुछ टूथपिक लेकर दरवाजे की अलग अलग जगहों पर लगा देता है, फिर एक कुर्सी से दरवाजा अंदर से रोक देता है। इसके बाद वह पर्दे बंद करता है और बिस्तर को ऐसी जगह खिसका देता है जहां से जरूरत पड़ने पर उन्हें हमले की स्थिति में कुछ अतिरिक्त समय मिल सके। तभी विशेष जांच एजेंसी की अधिकारी मौली का फोन आता है। वह बताती है कि उसने जैक के भाई जो से जुड़ी कुछ जरूरी फाइलें तैयार कर ली हैं और अगली सुबह वह उन्हें जैक को सौंप सकती है। दोनों तय करते हैं कि वे बिना निगरानी कैमरों वाले एक मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे। जैक नहीं चाहता था कि उसके दिवंगत भाई की साथी भी इस मामले में किसी खतरे में पड़े। इसके बाद जैक और रोज कुछ समय साथ बिताकर अपने तनाव को कम करते हैं। अगली सुबह रोज साफ कर देती है कि पिछली रात की निजी बातों को उनके काम के बीच नहीं आने दिया जाएगा। इसके बाद दोनों मारे गए ट्रक ड्राइवर डोबलिन के घर पहुंचते हैं। उनका मकसद उसकी पत्नी से कुछ जरूरी सुराग हासिल करना था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। डोबलिन की पत्नी कहती है कि उसे पहले से अंदाजा था कि उसके पति के साथ एक दिन ऐसा कुछ हो सकता है। आखिर वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर था और अपनी हैसियत के हिसाब से इतना बड़ा कानूनी खर्च उठाना उसके लिए संभव नहीं था। अपनी कमाई से वह इतना महंगा घर खरीद ही नहीं सकता था। इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता का होम लोन भी चुका दिया था। इसके बाद वह उन्हें गैराज में ले जाती है। वहां उसके पति के छोड़े हुए एयर कंडीशनर के कुछ डिब्बे रखे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन डिब्बों के अंदर एक भी एयर कंडीशनर नहीं था। अब तक मिले सुरागों के आधार पर जैक को शक हुआ कि इन डिब्बों का इस्तेमाल सिर्फ एयर कंडीशनर रखने के लिए नहीं किया जाता था। वहीं जैक का भाई जो नकली सामान के मामले की जांच कर रहा था, हो सकता है कि जो ने डोबलिन के बारे में कुछ अहम जानकारी हासिल कर ली हो और क्लेनर इंडस्ट्रीज को इसकी भनक लग गई हो। इसी वजह से दोनों को एक साथ रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद जैक और रोज पिकार्ड से गुप्त रूप से मिलते हैं। पिकार्ड ने इंस्पेक्टर फिनले के कहने पर शहर से बाहर मिली जली हुई एसयूवी के बारे में जानकारी हासिल की थी। जांच में पता चला कि वह गाड़ी एक किराए की कार कंपनी की थी और करीब 1 हफ्ते पहले उसे एक मोटल के पास देखा गया था। सबसे अहम बात यह थी कि उस गाड़ी को किराए पर लेने वाला व्यक्ति जैक का भाई जो ही था। इसका मतलब साफ था कि जो उस मोटल में जरूर रुका था, शायद उसने वहां कोई जरूरी सुराग छोड़ा हो। बिना समय गंवाए जैक और रोज उसी मोटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का मालिक बताता है कि जो का सामान करीब 20 मिनट पहले ही कोई लेकर जा चुका है, यानी वे फिर एक कदम देर से पहुंचे थे। लेकिन जैक अपने भाई को अच्छी तरह जानता था। अगर जो को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह कभी भी सुराग किसी ऐसे बैग में नहीं रखता जिसे देखकर कोई भी आसानी से पहचान ले। इसके बजाय वह साधारण कपड़ों में कोई सुराग छिपा सकता था। जैक को कूड़ेदान में फेंके गए कपड़ों पर शक होता है। वह उनकी तलाशी लेने लगता है और आखिरकार कपड़े की अंदरूनी परत से एक छोटी सी पर्ची निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों उस पर्ची को पढ़ पाते, अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं। जैक तुरंत रोज को नीचे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। अब साफ था कि हमलावर एक बार फिर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। जैक पर्ची अपने पास रखता है और जानबूझकर वहां से भागने लगता है ताकि हमलावरों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। हत्यारे भी गाड़ी लेकर उसके पीछे भागने लगते हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर जो के छोड़े हुए उस जरूरी सुराग को हासिल करना था। दूसरी तरफ रोज कुछ देर बाद बाहर निकलती है, लेकिन वहां जैक और हमलावरों का कोई पता नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि जैक ने उसकी जान बचाने के लिए जानबूझकर खुद को खतरे में डालकर हमलावरों को दूसरी दिशा में ले गया है। वहीं जैक लगातार भागता हुआ उन्हें शहर से दूर ले जा रहा था। वह जानबूझकर हमलावरों को एक सुनसान और पुराने कारखाने की तरफ ले जाता है। पीछा कर रही गाड़ी संकरी सड़क में फंस जाती है। एक हमलावर को काबू में करने के बाद जैक की पिस्तौल की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। सामने वाले के हाथ में अभी भी बंदूक थी, इसलिए जैक को कोई दूसरा मौका तलाशना पड़ता है। कुछ ही देर में हमलावर उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैक पहले से ही छत पर छिपा हुआ था और अचानक हमला करके उसे हैरान कर देता है। हालांकि इस बार सामने वाला हमलावर भी काफी ताकतवर और प्रशिक्षित था। वह जैक के साथ लंबे समय तक मुकाबला करता है और पहले वाले बदमाशों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। तभी जमीन पर गिरा हमलावर किसी तरह पिस्तौल तक पहुंच जाता है। जैक को खतरा समझ आता है, इसलिए वह हाथ ऊपर कर देता है, लेकिन तभी रोज सही समय पर वहां पहुंच जाती है और हमलावर को रोक देती है। अगर रोज कुछ सेकंड देर करती तो जैक के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। इसके बाद रोज गुस्से में जैक को थप्पड़ मार देती है। जैक हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। रोज नाराज थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जैक उसे हमेशा एक कमजोर लड़की समझकर उसकी रक्षा करता रहे। जैक की बात सुनकर रोज भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जैक उसकी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है।
लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, आखिर हमलावरों को मोटेल के बारे में पहले से कैसे पता चला? इंस्पेक्टर को शक होता है कि पुलिस विभाग के अंदर ही कोई मुखबिर है, क्योंकि कुछ देर पहले पिकार्ड ने फोन किया था और उसका फोन इंस्पेक्टर स्टीवेंसन ने ही जैक तक पहुंचाया था। हो सकता है कि स्टीवेंसन ने उनकी बातचीत सुन ली हो। हालांकि पुलिस विभाग में किसी और के शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन स्टीवेंसन और पॉल की पत्नी रिश्तेदार थे। ऊपर से लापता पॉल का संबंध क्लेनर इंडस्ट्रीज से भी जुड़ रहा था, इसलिए स्टीवेंसन पर शक सबसे ज्यादा था। यही वजह थी कि जैक और पुलिस की हर कार्रवाई की जानकारी दुश्मनों को पहले ही मिल जा रही थी। अब मामला बेहद गंभीर हो चुका था। पूरी जांच को गुप्त रखने के लिए जैक, रोज और इंस्पेक्टर ने एक सुनसान फार्म हाउस में मिलने का फैसला किया। वहां उन्होंने जो की छोड़ी हुई पर्ची को ध्यान से देखा। उसमें जानकारी बेहद रहस्यमयी तरीके से लिखी थी। उसमें लिखे अक्षर पीएच का मतलब साफ तौर पर पॉल से हो सकता था। इसके अलावा 3 अलग अलग इलाकों के फोन नंबर भी लिखे थे। बाकी जानकारी में डोबलिन का गैराज और ग्रे की क्लेनर फाइल का जिक्र था। डोबलिन के गैराज की वे पहले ही जांच कर चुके थे, लेकिन वहां एयर कंडीशनर के कुछ डिब्बों के अलावा कोई खास सुराग नहीं मिला था। अब बची थी ग्रे की क्लेनर फाइल, लेकिन उसके बारे में उनके पास अभी कोई ठोस जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब ग्रे की मौत हुई थी तब रोज ने उसके ऑफिस और घर दोनों की तलाशी ली थी, लेकिन उसे वहां क्लेनर से जुड़ी कोई फाइल नहीं मिली थी। अब सवाल था कि ग्रे आखिर कौन था? क्या आपको रोज की वह पिस्तौल याद है जो उसने जैक को दी थी? दरअसल वह पिस्तौल ग्रे को उसके परिवार से विरासत में मिली थी और रोज ही उसकी इकलौती करीबी रिश्तेदार थी। इसी वजह से ग्रे ने वह पिस्तौल रोज के पास छोड़ दी थी। हालांकि ग्रे की असली पहचान और उसकी पूरी भूमिका के बारे में अभी कहानी में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी। इसके बाद जैक अपने निजी जासूस दोस्त नेगली को फोन करता है और पर्ची पर लिखे उन सभी फोन नंबरों की जांच करने के लिए कहता है। तभी उन्हें मॉली से मिलने का समय याद आता है। कुछ ही देर में जैक और रोज बिना निगरानी कैमरों वाले मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। मॉली भी वहां पहुंच चुकी थी और उसने दोनों को एस्केलेटर के पास उसका इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन 2 मिनट बीत जाने के बाद भी मॉली वहां नहीं पहुंची। जैक को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह रोज से अलग अलग दिशा में मॉली को तलाशने के लिए कहता है। जैक तेजी से एस्केलेटर से नीचे जाता है और वहां उसे मॉली का बैग रेलवे ट्रैक पर पड़ा दिखाई देता है, लेकिन बैग के अंदर मौजूद जरूरी फाइलें गायब थीं। जैक ट्रैक के किनारे आगे बढ़कर उसकी तलाश करता है और थोड़ी दूर उसे मॉली घायल हालत में मिलती है। मॉली ने आखिरी समय में अपने प्रेमी जो का नाम लिया और फिर उसकी हालत और बिगड़ गई। जैक अपने भाई की प्रेमिका को बचा नहीं पाता। ऊपर से शांत दिखाई देने वाला जैक अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। अब उसके लिए यह सिर्फ अपने भाई की हत्या की जांच नहीं रही थी, उसके सामने उसके भाई से जुड़े हर उस इंसान को खत्म करने वाले लोगों का सच सामने लाना भी जरूरी हो चुका था।